हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं एनटीपीसी 12th लेवल प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसमें सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है। इस प्रैक्टिस सेट सीरीज के प्रत्येक सेट में आपके 40 क्वेश्चंस को सम्मिलित किया गया है, जिनका पैटर्न और लेवल एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पर आधारित है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब आप क्लास अटेंड करते हैं तो सॉल्व करते समय आप क्वेश्चंस के आंसर भी कमेंट बॉक्स में दिया करिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर साझा कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितना है आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे पेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए चैनल पर ऑलरेडी 50 मार्क्स प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आप वहां पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। शहरी शासन सूचकांक 2024 के अनुसार प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश? तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि शहरी शासन सूचकांक 2024 के अनुसार प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, केरल राज्य ने प्रथम स्थान आपका प्राप्त किया है। बात करते हैं शहरी शासन सूचकांक 2024 के बारे में। ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये प्रकाशित किया जाता है आपका प्रजा फाउंडेशन के द्वारा। 2024 में इसका कौन सा एडिशन प्रकाशित किया गया है? तो 2024 में प्रकाशित किया गया है सेकंड एडिशन। स्टार्टिंग कब से की गई थी इसकी? तो स्टार्टिंग की गई है आपकी 2020 से। अब बात करते हैं कि इसमें कितने राज्यों को और यूटीज़ को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो इसके अंतर्गत आपके 28 स्टेट्स और आपके 3 यूटी को इंक्लूड किया गया है। टोटल आपके जो इंक्लूड किए गए हैं वो 31 किए गए हैं। सबसे पहला स्थान केरल का है, तो लास्ट स्थान किसने प्राप्त किया है अपनी लिस्ट में? तो लास्ट स्थान प्राप्त किया है आपके नागालैंड ने। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, दोबारा समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पे पूछा गया था कि प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है, तो केरल राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि लास्ट स्थान प्राप्त किया है नागालैंड ने। इसके अंतर्गत आपके 28 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड किया गया है। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो प्रजा फाउंडेशन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। एडिशन 2024 में इसका सेकंड है। शुरुआत इसकी 2020 से की गई है। इस प्रकार जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, केरल। भारत में गलातिया की खाड़ी कहाँ स्थित है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, गुजरात, पश्चिम बंगाल या फिर तमिलनाडु? तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत में गलातिया की खाड़ी कहाँ पर स्थित है। इम्पोर्टेंट है ये, क्यों आपका, आइए ध्यान रखिएगा। पहले तो आंसर देख लीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, ये आपकी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जो आपकी गलातिया की खाड़ी है, यहाँ पर आपका 13th महापत्तन आपका बनाया जा रहा है, यानी जो 13 आपका मेजर पोर्ट है वो यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, क्योंकि भारत में पहले आपके मेजर पोर्ट 12 मेजर पोर्ट थे, लेकिन इसको बनने के बाद में कितने हो जाएंगे? आपके 13 मेजर पोर्ट हो जाएंगे। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। एक देश एक चुनाव की उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रामनाथ कोविंद, संजय कोठारी, नितिन चंद्रा या गुलाम नबी आज़ाद? तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक देश एक चुनाव की उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। रामनाथ कोविंद आपके पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। बात करते हैं वन देश एक चुनाव के बारे में, यानी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी आपके
हर साल इलेक्शंस होते हैं अदर स्टेट्स में, उन सभी को मिलाकर एक बार में इलेक्शन कराने की योजना बनाई जा रही है, जिससे कि भारत का जन धन सभी चीज़ों की बचत हो। तो इसमें आपकी जो उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, अध्यक्ष बनाया गया है रामनाथ कोविंद को। इसके अंतर्गत टोटल मेंबर कितने थे, तो टोटल मेंबर हैं आपके 8। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 3 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। यहाँ पे क्या है, देखिए मंजूरी प्रदान की है आपकी 5, 6, 7 या फिर 8। क्या पूछा गया है, 3 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए मंजूरी प्रदान की है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए मंजूरी प्रदान की है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। अब वो कौन कौन सी भाषाएं समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो वो है आपकी, पहली है आपकी पाली भाषा, दूसरी है आपकी प्राकृत, तीसरी है आपकी बांग्ला, असमिया और 5वीं है आपकी मराठी। इन 5 भाषाओं को आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अब वर्तमान में टोटल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं, तो टोटल वर्तमान में आपकी 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। 5 ये हैं और इससे पहले भी 6 भाषाओं को पहले भी दे चुके हैं हम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण, वेग, चाल या फिर बल। तो देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आपके विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है। पहले तो आंसर देख लीजिए, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वेग कहा जाता है। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन वो मैक्सिमम मतलब मिनिमम दूरी होती है फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के, जब उसमें कोई चेंजिंग होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अर्थात डी/टी आपका क्या होता है, dt/dy/t आपका कहलाता है एक्सेलरेशन, ये कहलाता है आपका वेलोसिटी अर्थात वेग कहलाएगा। लेकिन अगर बात की जाती है कि वेग परिवर्तन की दर सर क्या कहलाती है, तो dv/dt होता है। वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन अर्थात त्वरण कहलाएगा। अब बात करते हैं वेग की यूनिट क्या होती है या फिर मात्रक क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन आपके पूछे जाने ही हैं आपके। तो यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, जबकि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में पूछा गया था कि विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, तो वो कहलाएगी आपकी ऑप्शन नंबर 2, वेग। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या फिर यांत्रिक ऊर्जा। तो देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यांत्रिक ऊर्जा के नाम से हम जानते हैं। देख लीजिए फॉर्मूला क्या होता है इसका, यानी मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू होता है आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस आपका स्टैटिकल एनर्जी। ध्यान रखिएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से पहले भी क्वेश्चन हो सकता है न्यूमेरिकल फॉर्म में आपसे पूछ लिया जाए। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², जबकि स्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। दोनों को जब ऐड करते हैं तो आपकी मैकेनिकल एनर्जी आपकी निकल के आती है। सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 4, यांत्रिक ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म का अधिकार या फिर संपत्ति का अधिकार। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा आपका मौलिक अधिकार नहीं है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है। जबकि समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म का अधिकार सभी यहाँ पे क्या है, मौलिक अधिकार हैं। बात कर लेते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में।
तो मौलिक अधिकार की बात भारतीय संविधान में कहाँ पे की गई है? तो भारतीय संविधान में पार्ट नंबर 3 में आपके मौलिक अधिकारों की बात की गई है, जहाँ पर कितने आर्टिकल दे रखे हैं इसके अंतर्गत? तो 12 से लेकर 35 तक बात की गई है किनके? मौलिक अधिकारों की। जबकि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार ही था, लेकिन आपका संविधान संशोधन 44 के अकॉर्डिंग इसे हटाकर एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया। अब इसका प्रावधान कहाँ पे दे रखा है? तो अब इसका प्रावधान दे रखा है आर्टिकल नंबर 300 में इसका प्रावधान दे रखा है, वैधानिक अधिकार बना दिया है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक नहीं है? अकबर, हुमायूं, बलबन या फिर औरंगजेब? तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मुगल शासक इनमें से कौन सा नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बलबन आपका मुगल शासक नहीं है। अब बात करते हैं मुगल शासन की। तो मुगल शासन का आपका वास्तविक संस्थापक कौन था भारत में? तो मुगल शासन स्टार्ट हुआ था आपका 1526 से लेकर 1857 तक आपका मुगल शासन चला है भारत में। प्रथम आपका कौन था? तो वो था आपका संस्थापक बाबर। ध्यान रखिएगा, मुगल शासन का बाबर संस्थापक माना जाता है भारत में। और सबसे लास्ट यानी पहला शासक यही था मुगल शासक। और सबसे लास्ट कौन सा था? तो वो था आपका बहादुर शाह जफर। तो ये सबसे लास्ट वाला मुगल शासक था, बाबर आपका प्रथम था। स्टार्टिंग हुई थी आपकी 1526 से लेकर 1857 तक मुगल शासन भारत में रहा है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बलबन आपके दिल्ली सल्तनत के काल का शासक है, ना कि आपका मुगल शासक। निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय कौशल संस्थान नहीं है? कानपुर, अहमदाबाद, मुंबई या फिर बेंगलुरु? तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है किस शहर में भारतीय कौशल संस्थान नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, बेंगलुरु में आपका भारतीय कौशल संस्थान नहीं है। जबकि कानपुर में, मुंबई में और अहमदाबाद में आपके तीनों में आपका कौशल संस्थान की स्थापना की गई है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। भारत के किस शहर में राष्ट्रीय समुद्री वर्ती विरासत परिसर के विकास की कल्पना की गई है? अहमदाबाद, चेन्नई, कन्याकुमारी या फिर विशाखापट्टनम? तो देखिए किस शहर में आपके राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना की कल्पना की गई है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, अहमदाबाद। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन भी सुन लीजिएगा। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर यानी जब आपका जो इतिहास है भारत का समुद्र से रिलेटेड, उसको यहाँ पर सजो कर रखा जाएगा। अहमदाबाद में भी इसका निर्माण कहाँ पे किया जाना है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ये आपके अहमदाबाद में जो आप हड़प्पा कालीन सभ्यता का नाम सुनते हैं, लोथल, जहाँ पर आपका लोथल प्राचीन काल का क्या था, आपका डॉकयार्ड था, वहाँ पर ये विरासत स्थल बनाने की घोषणा की गई है। इसलिए ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अंतर्गत जितनी भी हमारी समुद्री इतिहास है उसे सजो कर रखना है, उसे प्रेरणादायक बनाना है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, अहमदाबाद में बनाने की कल्पना की गई है। निम्नलिखित में से कौन आपका सम्मिलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर 2024 और 25 में जितने भी इलेक्शन हुए हैं उनके राज्य और विधानसभा सीटों को इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन इनमें सम्मिलित नहीं है? हरियाणा 85, महाराष्ट्र 288, उत्तर प्रदेश 403, जम्मू कश्मीर 90। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, हरियाणा आपका 85, क्योंकि हरियाणा में आपकी सीटें कितनी है, आपकी 90 सीटें, ना कि आपकी 85। अब बात करते हैं इनके नवनियुक्त मुख्यमंत्री की। तो हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है? तो हरियाणा का मुख्यमंत्री है आपके नायब सिंह सैनी। याद रखना है, ध्यान रखिएगा, ये लगातार दूसरे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने हैं जो सेकंड टाइम है। महाराष्ट्र में आपकी 288
आपकी विधानसभा सीट है, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो यहाँ के मुख्यमंत्री बने आपके देवेंद्र फडणवीस। उत्तर प्रदेश के सभी जानते ही हैं आप, योगी आदित्यनाथ जी हैं। जम्मू कश्मीर के भी 2025 में मुख्यमंत्री फरवरी में बने हैं, जिनका नाम है उमर अब्दुल्ला। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1। हरियाणा में आपकी 85 सीट ना होकर 90 सीटें हैं। निम्नलिखित में से कौन आपका सुमेलित है? देखिए, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो आपको पहले ये देख लेना है कौन सा सुमेलित पूछा है या क्या नहीं पूछा गया है। विटामिन ए की कमी से रिकेट्स रोग होता है, विटामिन सी वेरी, विटामिन डी ब्लाइंडनेस, विटामिन ई रिप्रोडक्शन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है, अर्थात ये रिप्रोडक्शन से संबंधित है। जबकि विटामिन ए किससे संबंधित है? तो विटामिन ए संबंधित है ब्लाइंडनेस से, विटामिन डी संबंधित है आपका रिकेट से, जबकि विटामिन सी आपका संबंधित है आपका स्कर्वी से। जबकि वेरी रोग होता है आपका विटामिन बी की कमी से। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, सभी ध्यान रखिएगा, इस पार्ट से आपके क्वेश्चन आते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन आपका सम्मिलित नहीं है। महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे, जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला, हरियाणा नायब सिंह सैनी या फिर दिल्ली रेखा गुप्ता। तो देखिए, यहाँ पर आपका क्या किया गया है, यहाँ पर आपके राज्य दे रखे हैं और जो 2024-25 में इलेक्शन होकर सीएम बने हैं उनकी लिस्ट दे रखी है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1। एकनाथ शिंदे 2024 से पहले यहाँ के मुख्यमंत्री थे, लेकिन वर्तमान में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने किसको बनाया है? देवेंद्र फडणवीस को आपका यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया गया है। जबकि जम्मू कश्मीर में अमर अब्दुल्ला है, हरियाणा में नायब सिंह सैनी है, दिल्ली में आपके रेखा गुप्ता हैं। यहाँ पे विधानसभा सीटें भी देख लीजिए। महाराष्ट्र में विधानसभा सीटें आपकी 288 हैं, जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटें आपकी 90 हैं, हरियाणा में 90 सीटें हैं और आपकी दिल्ली में कितनी हैं? 70 सीटें हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो देखिए, यहाँ पर सबसे प्राचीन वेद के बारे में पूछा गया है, कौन सा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1। ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो आपके ऋग्वेद को 10 भागों में डिवाइड किया गया, जिसे हम मंडल कहते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1935, 1949, 1969, 1980। तो देखिए, यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, क्वेश्चन में पूछा गया है। जब भी भारतीय रिजर्व बैंक से क्वेश्चन संबंधित पूछे जाते हैं तो आपको पहले डिटेल पढ़ना है उसका, क्योंकि क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक का। जबकि स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1935 में। किस एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी? तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। बात देखिए, अदर ऑप्शंस भी देख लीजिए। 1969 वाला ऑप्शन भी बैंकिंग से रिलेटेड ही है, क्योंकि यहाँ पे 14 बैंक्स का राष्ट्रीयकरण किया गया था एक ही साथ इंदिरा गांधी जी के द्वारा। 1980 में 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया था आपका कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान या फिर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि असम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1,
मानस राष्ट्रीय उद्यान आपका असम राज्य में स्थित है। जबकि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आपका उड़ीसा में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में स्थित है। आपको सभी लर्न करने ही करने हैं, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। स्वतंत्रता के बाद भारत के किसी भी राज्य की बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी या फिर प्रतिभा पाटिल। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। प्रथम महिला के बाद पूछा गया है कि भारतीय किसी भी राज्य की बनने वाली पहली महिला कौन सी है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी, तो ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। कब बनी थी, तो ये 1963 में बनी थी। जबकि सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश राज्य की कोई भी बनने वाली पहली महिला गवर्नर बनी थी। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। कब बनी थी, तो ये 1947 में बनी थी। जबकि इंदिरा गांधी के बारे में समझ लीजिए। इंदिरा गांधी आपकी भारतीय राजनीति में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। प्रतिभा पाटिल आपकी पहली प्रेसिडेंट बनी थी महिला। तो चारों ही ऑप्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन आपकी महिला मुख्यमंत्री बनी थी, तो वो है आपकी सुचेता कृपलानी। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता, मनीला, सियोल या फिर टोक्यो। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, जकार्ता। अदर ऑप्शन भी देख लीजिए। मनीला किसकी राजधानी है, तो मनीला आपकी फिलीपींस की राजधानी है आपकी। सियोल किसकी राजधानी है, तो सियोल आपकी साउथ कोरिया की राजधानी है। टोक्यो आपकी राजधानी है जापान की। इनको भी आपको लर्न करना है, ध्यान रखिएगा। सभी एशियन कंट्री हैं आपके। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा जकार्ता। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित नहीं है? कंबोडिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील या फिर पराग्वे। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, कौन सा देश है जो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित नहीं है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, कंबोडिया। क्योंकि जो कंबोडिया देश है वो कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है आपके एशियन कंट्री है, आपका एशिया में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अटल इनोवेशन मिशन को प्रारंभ कब किया गया? 2016, 2015, 2017 या फिर 2018। तो देखिए यहाँ पर आपसे बात की जा रही है कि अटल आपका जो इनोवेशन आपकी प्रोग्राम में कब स्टार्ट किया गया है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, अटल इनोवेशन मिशन को कब प्रारंभ किया गया है? 2016 में इसको प्रारंभ किया गया है। देखिए इसकी डिटेल के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि हाल ही में आपकी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को मंजूरी दी है। किसको मंजूरी दी है? आपकी 2.0 को मंजूरी दी है। अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को मंजूरी दी गई है आपकी कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा। इसका कार्यकाल कितने तक है, कब तक ये चलेगा, वो आपकी अवधि इम्पोर्टेंट है, पीरियड आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये है आपका 31 मार्च 2028 तक के लिए मंजूरी प्रदान की गई है अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को। अब इसके अंतर्गत क्या क्या किए जाने हैं ये भी आपकी इम्पोर्टेंट्स हैं। तो इसके अंतर्गत आपके 30 नवाचार केंद्र ओपन किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? जो 30 इनोवेशन सेंटर आपके ओपन किए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और क्या किया जाना है इस मिशन के अंतर्गत? इस मिशन के अंतर्गत आपकी 2500 अटल टिंकरिंग लैब्स ATLS आपकी ओपन की जानी है इस 5 साल यानी 2028 तक के अंतर्गत। दूसरा पॉइंट भी याद है इसका, इसके अंतर्गत आपके 5500 पेशेवर तैयार किए जाएंगे। इसलिए ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे भी यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं।
तो अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो 2016 में की गई है। अब आपकी जो भारतीय गवर्नमेंट है उसने अटल इनोवेशन 2.0 को मंजूरी दी है, जिसका कार्यकाल 31 मार्च 2028 तक रहेगा। 30 इनोवेशन सेंटर ओपन किए जाएंगे। 2500 आपकी अटल टिंकरिंग लैब भी स्थापित की जाएंगी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। भारत का पहला सीमावर्ती गांव कौन सा बना है? मसाली, मोढेरा, किशनपुर या फिर त्रिची। तो देखिए यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर करके पूछे जाते हैं। भारत का पहला सीमावर्ती सूर गांव कौन सा बना है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, मसाली गांव भारत का पहला सीमावर्ती सूर गांव आपका बना है। अब ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके गुजरात शहर में, गुजरात राज्य में ये आपका स्थित है, जो कि कहाँ पे बना है? भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बना है आपका सीमावर्ती सूर गांव। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का प्रथम सूर गांव कौन सा बना था, तो वो आपका मोढेरा बना था, और मोढेरा भी आपका गुजरात राज्य में ही स्थित है। मोढेरा कई बार आपके पेपर में पूछा गया था, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरह ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मसाली। 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री ने ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन किस शहर में किया? खंडवा, शिवपुरी, ग्वालियर या फिर इंदौर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना, जिसका उद्घाटन किया गया मोदी जी के द्वारा। कब किया गया है? 25 दिसंबर 2024 को। किस शहर में किया गया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, खंडवा शहर में आपका आयोजित या उद्घाटन किया गया है मोदी जी के द्वारा। खंडवा शहर किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में आपका स्थित है। अब इसकी जो क्षमता कितनी होगी, कैपेसिटी कितनी होगी इसकी? तो क्षमता है आपकी 60 मेगावाट। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। बात करते हैं एमपी के बारे में। तो एमपी के सीएम कौन है? तो एमपी के सीएम है आपके मोहन यादव। राजधानी क्या है? तो राजधानी है आपकी भोपाल। एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया था ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ पर उद्घाटन किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन 1, खंडवा में। केन बेतवा नदी जोड़ो रास्ते परियोजना किन 2 राज्यों की परियोजना है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश बिहार, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश बिहार। तो देखिए नदी जोड़ो परियोजना यानी कौन सी? केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना किन 2 राज्यों की परियोजना क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य में ये आपकी परियोजना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं ये आपकी करंट में हमने इन्वॉल्व क्यों की है, क्योंकि हाल ही में 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस परियोजना का शिलान्यास किया गया है। ध्यान रखना है ये। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर लद्दाख। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कब किया गया है? 13 जनवरी 2025 को। किस राज्य में किया गया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जम्मू कश्मीर राज्य में आपका इसकी शुरुआत की गई है। किनके द्वारा की गई है? तो इसका उद्घाटन किया गया है आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस सुरंग को दूसरे नाम से भी जानते हैं हम, सोनमर्ग सुरंग के नाम से भी जानते हैं। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। सोनमर्ग सुरंग के नाम से भी इसको हम जानते हैं। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अब बात करते हैं इसकी लेंथ कितनी है। तो लेंथ है आपकी 12 किलोमीटर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1।
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत वनावरण क्षेत्रफल है। तो देखिए आपकी भारतीय वन रिपोर्ट 2023 लेटेस्ट 2024 में आपकी प्रकाशित की गई है। ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, ध्यान रखना। यहाँ पर पूछा गया कि देश के कुल क्षेत्रफल का 1% कितना वनावरण है। 21.76%, 25.15%, 21.30%, 22.12%। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया वनावरण। ध्यान रखिएगा, दो तरह के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जब भी आप आंसर करोगे देख लेना है वनावरण क्षेत्रफल पूछा गया है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 21.16% आपका कुल क्षेत्रफल का वन क्षेत्रफल है अपने भारत का, अकॉर्डिंग टू भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023। अब इस रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये कौन से नंबर की रिपोर्ट है, तो ये आपके 18वीं आपकी रिपोर्ट है जिसने वन स्थिति को आइडेंटिफाई किया है। जबकि आपके देख लीजिए और भी क्वेश्चंस आते हैं। जब आपके फॉरेस्ट प्लस आपके ट्री कवर को पूछा जाता है कि दोनों में ही कितने परसेंट आपका कवर करता है भारत में फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर, तो वो टोटल आपका कवर करता है 25.17% टोटल एरिया ऑफ द इंडिया का। इम्पोर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। किस राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के 1/3 क्षेत्रफल पर वन आवरण होना आवश्यक है। 1985, 1988, 1990, 1992। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, किस राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल का 1/3 क्षेत्रफल वन आवरण होना आवश्यक है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, 1988 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। बात कर लेते हैं आपके जितने भी आपके नॉर्मल स्टेट्स हैं आपके, वहाँ पर आपका 1/3 आपका होना आवश्यक है। जबकि जितने भी आपके पहाड़ी राज्य हैं, हिल्स स्टेशन से हिल स्टेट्स हैं आपके, वहाँ पर 2/3 आपका फॉरेस्ट होना कंपलसरी है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2, 1988 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। निम्नलिखित में से वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है। पास्कल, न्यूटन, वार या फिर जूल। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है, यूनिट क्या है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, बार। जबकि आपके पास्कल किसका अदर ऑप्शन देख लीजिए, पास्कल आपका प्रेशर का है जो नॉर्मल प्रेशर आपका होता है। न्यूटन आपका फोर्स का मात्रक है आपका यानी बल का, और जूल आपका वर्क का मात्रक है अर्थात कार्य या फिर एनर्जी, दोनों का ही माना जाएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। EPIC का फुल फॉर्म क्या होता है। इलेक्ट्रोरल पिक्चर आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्ट्रोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्ट्रिकल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्ट्रिकल पिक्चर आइडेंटिटी कार्ड। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि हाल ही में यहाँ पे क्या है, इलेक्शन बिहार में बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों पर प्रचार किया जा रहा है, इसलिए आपका इलेक्शन से संबंधित ये क्वेश्चन है आपका। ईपिक नंबर क्या है, ईपिक की क्या फुल फॉर्म क्या होती है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है ईपिक नंबर। ये जो कार्ड होता है हम उसे वोटर आईडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वोटर आईडी भी कहते हैं। इस पर एक नंबर होता है जिसे हम ईपिक नंबर कहते हैं। क्या है आपका, ईपिक नंबर भी होता है, वो अल्फ़ा न्यूमेरिकल नंबर होता है। क्या होता है आपका, अल्फ़ा न्यूमेरिकल नंबर होता है, जिसमें यहाँ पे कितने अंक होते हैं, कितनी डिजिट होती हैं, तो 10 डिजिट आपकी होती हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कैबिनेट सचिव या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जो भी वर्तमान में प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष वही होता है। तो वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं आपके मोदी जी।
अब बात कर लेते हैं नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग को किसके स्थान पर लाया गया है? तो नीति आयोग को आपके प्लानिंग कमीशन के स्थान पर यानी रिप्लेस करके लेकर आया गया है, अर्थात योजना आयोग को रिप्लेस करके लेकर आया गया है आपके नीति आयोग को। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नीति आयोग कब आया है आपका? नीति आयोग आया है आपका 1 जनवरी 2015 में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 324। तो देखिए यहाँ पर जब भी आपकी बात की जा रही है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो उच्चतम न्यायालय से सलाह कोई मशवरा ले सकता है। अदर ऑप्शन देख लीजिए। अनुच्छेद नंबर 142 है आपका सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है ये, कि जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट क्या है कि भारत में कुछ भी एक्टिविटी देखता है गवर्नमेंट अच्छे से वर्क नहीं करती है, तो वो अपने पावर का इस्तेमाल करता है। अनुच्छेद 155 कैसे संबंधित है? तो अनुच्छेद 155 संबंधित है आपके गवर्नर से, कि प्रत्येक राज्य में आपका गवर्नर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अनुच्छेद 124 है आपका इलेक्शन कमीशन से। एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है आपका, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, आर्टिकल नंबर 143। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? नाथुला दर्रा, रोहतांग दर्रा, माना दर्रा या फिर काराकोरम दर्रा। तो देखिए यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट है कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में आपका स्थित है। अदर ऑप्शन देख लीजिए। नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपका सिक्किम में स्थित है, जो कि इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा माना दर्रा है, तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। काराकोरम राज्य आपका स्थित है लद्दाख में। अब बात कर लेते हैं, देखिए अगर आपको दर्राओं का जो डिटेल आपको रिवीजन करना है तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज ऑलरेडी पड़ी हुई है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। शुरुआत से एंड तक लगभग आपके 20 वीडियोज़ हैं जिसमें ओनली इंडियन ज्योग्राफी का रिवीजन कराया गया है, टॉपिक वाइज कराया गया है। डिटेल वीडियोज़ हैं आपकी, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा गया था कि कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो सही आंसर होगा रोहतांग दर्रा। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारत में पंचायती राज पद्धति का पिता कहा जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड डफरिन। तो देखिए यहाँ पर किस गवर्नर जनरल को भारत में पंचायती राज का पिता कहा जाता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, लॉर्ड रिपन को आपका पंचायती राज पद्धति का पिता कहा जाता है भारत में। लॉर्ड रिपन का शासनकाल कब से कब तक रहा था भारत में? तो लॉर्ड रिपन का शासनकाल 1880 से लेकर 1884 तक आपका शासनकाल रहा है भारत में। अदर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक का शासनकाल भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने आपका 1829 में आपकी सती प्रथा को क्या किया था? बैन किया था, इसलिए इनको भी याद किया जाता है भारत में अच्छे नागरिक के तौर पर। दूसरे लॉर्ड मेयो हैं आपके, इनके शासनकाल में यानी आपके 1871 में आपकी प्रथम जनगणना प्रारंभ की गई थी भारत में। इस चीज़ को आपको याद रखना है। शुरुआत की गई है मात्र रेगुलर बेसिस की अगर बात की जाएगी तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में रेगुलर बेसिस पे आपकी जनगणना प्रारंभ की गई थी 1881 में। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है लॉर्ड रिपन के शासनकाल की। आपके डफरिन के शासनकाल में भी एक घटना घटित हुई थी। INC यानी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका कौन पंचायती राज पद्धति का पिता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड रिपन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है?
तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1196, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, प्लासी का युद्ध 1757। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है पर कौन सम्मिलित नहीं है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। तराइन का द्वितीय युद्ध 1196 ना होकर 1192 में ये युद्ध हुआ है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, किनके मध्य हुआ था, तो ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान आपके तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गए थे। जबकि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई। प्लासी का युद्ध आपका 1757 में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको देख लेना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। एक तरफ आपके शहर दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके रिवर दे रखी है, कौन सा आपका रिवर के किनारे पर स्थित नहीं है। प्रयागराज, गंगा, नासिक, गोदावरी, हरिद्वार, यमुना, अयोध्या, सरयू। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, हरिद्वार आपका यमुना नदी के किनारे ना बस के किस नदी के किनारे है, ये आपका गंगा नदी के किनारे पर आपका बसा हुआ है। कहाँ का शहर है, तो ये आपके उत्तराखंड का शहर है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन 101% आपके पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। पंचायत का गठन करना, शिक्षा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, नशीली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, शिक्षा का अधिकार। क्योंकि शिक्षा का अधिकार का प्रावधान दे रखा है मौलिक अधिकारों में आर्टिकल नंबर 21A में, इसलिए ये मौलिक अधिकार है, ना कि आपका नीति निर्देशक तत्व। अब बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो भारत के संविधान में इनका प्रावधान कहाँ पे किया गया है, तो प्रावधान किया गया पार्ट 4 में। कौन से आर्टिकल से कहाँ तक है, तो आर्टिकल याद कर लीजिएगा, ये 36 से लेकर 51 तक आपके नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता, नाट्यशास्त्र, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया है कि किसे यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, आपके श्रीमद् भागवत गीता और नाट्यशास्त्र दोनों को ही इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। अब बात कर लेते हैं, देखिए अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं श्रीमद् भागवत गीता की। तो श्रीमद् भागवत गीता आपकी महाभारत पर्व से लिया गया है ये आपका, जिसमें महाभारत काव्य के रचयिता कौन है, व्यास जी हैं। और इसके अंतर्गत अर्जुन को श्री कृष्ण जी के द्वारा जीवन का ज्ञान दिया गया है। जबकि नाट्यशास्त्र किसके द्वारा रचित है, तो नाट्यशास्त्र रचित है आपके भरत मुनि के द्वारा। ये आपकी संगीत से रिलेटेड आपकी पुस्तक है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों को इसमें शामिल किया गया है। विंझम पोर्ट किस राज्य में स्थित है, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पूछा गया कि विंझम पोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके किस राज्य में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, ये केरल राज्य में आपका स्थित है। केरल राज्य की राजधानी क्या है, तो केरल राज्य की राजधानी है आपकी तिरुवनंतपुरम। अब ये जो पोर्ट है आपका विंझम पोर्ट, वो कंटेनर पोर्ट है। क्या है आपका, कंटेनर पोर्ट है, यानी आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए आपका यूज़ किया जाएगा। इससे भारत की क्षमता, व्यापार करने की क्षमता क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
1। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि लाल चींटी के अंतर्गत कौन सा एसिड पाया जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, फॉर्मिक एसिड लाल चींटी के अंदर पाया जाता है। जब भी ये लाल चींटी आपको काट लेती है तो आपका वहाँ पर सूज जाता है या फिर ददोरे टाइप के बन जाते हैं। जबकि एसिडिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मूले देख लीजिए, क्योंकि अक्सर करके ये आपसे पूछ लिए जाते हैं। एसिडिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है आपका HCl। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है आपका H2Cl, सॉरी H2SO4। इनको आपको लर्न करना है, ध्यान रखिएगा। जबकि फॉर्मिक एसिड का क्या होगा, तो वो होता है आपका HCHO। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। राज्य का सबसे बड़ा संवैधानिक पदाधिकारी कौन होता है? राज्यपाल, महाधिवक्ता, मुख्यमंत्री, अटॉर्नी जनरल। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, राज्य का सबसे बड़ा संवैधानिक पदाधिकारी कौन होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल नंबर 155 के तहत आपके प्रेसिडेंट महोदय के द्वारा आपकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल की, जो कि संवैधानिक अधिकारी होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1। अच्छा, राज्यपाल की कुछ योग्यताएं भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। कोई भी राज्यपाल बनने के लिए योग्यता क्या होती है? तो वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 आपकी जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए कि आपकी जो मिनिमम एज है वो 35 क्रॉस कर चुकी हो, या फिर 35 हो, या फिर आप कानून यानी लॉ की पढ़ाई कर चुके हो, लॉ के बारे में आपको अथाह नॉलेज हो, जिससे कि आपके प्रेसिडेंट आपको बना सके। ये आपकी एलिजिबिलिटी है, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, राज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, कनाडा, ओटावा, सूडान या फिर खार्तूम। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन आपका सम्मिलित नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी। सिडनी आपकी क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ना होकर एक शहर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है आपकी कैनबरा। इसको भी आपको याद करना है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपके न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, कनाडा की ओटावा, सूडान की राजधानी आपकी खार्तूम। इस प्रकार आज के हमारे 40 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, जो स्टूडेंट्स आपके इंडेक्स और रिपोर्ट 2025 जितने भी आपके प्रकाशित हुई हैं, क्योंकि इंडेक्सेस और रिपोर्ट से आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। जिस तरह से भारत की रैंक क्या है, प्रथम रैंक किसकी है, किसने प्रकाशित किया है, इस तरह से आपका कंप्लीट डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। वो वीडियो आपकी आने वाले एग्जाम, जैसे आप NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। एज इट इज़ आपका पैट 2025 की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कोई भी सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।